आज हम गुलाम वंश का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। उससे पहले मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही कहा जाता है। देखिए, मोहम्मद गौरी आपको 1173 ईस्वी में गजनी के छोटे से क्षेत्र पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद यह 1175 ईस्वी में आपको मुल्तान पे जाके कब्जा करता है। मुल्तान के बाद सिंध और सिंध के बाद ये गुजरात में प्रवेश करता है। गुजरात में पाटन के पास में इसका सामना आपको सोलंकी राजा, गुजरात के जो राजपूत होते हैं उनको सोलंकी राजपूत कहा जाता है। वो गुजरात में सोलंकी राजपूत राजा भीम द्वितीय का एक और नाम रहता है मूलराज। इससे सामना होता है गौरी का। गौरी बुरी तरह से हारता है, वहाँ से किसी तरह से जान बचा के भागता है वो गौरी, और भागने के बाद वो कभी भी जो है इसके बाद गुजरात होके भारत में प्रवेश नहीं करता है। अब वह पंजाब होके भारत में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन पंजाब का जो जितना भी नदी है उस नदी के आसपास में उस समय एक खोखर जाति का रहती है। वो खोखर जाति काफ़ी लड़ाकू जाति रहती है। कहा जाता है कि ये खोखर जाति आपको 40 राजपूत जो होते हैं उन्हीं की शाखा है। कुछ बोलते हैं ये जाट, गुजर और राजपूत लोग हैं। अभी वर्तमान में भी खोखर जाति है। इसमें अधिकांश खोखर जाति जो है आपको पाकिस्तान में है, जो मुस्लिम धर्म अपना लिए हैं, और जो आपको हिंदुस्तान में खोखर है इसमें अधिकांश आपको सिख एवं हिंदू में जो खोखर है वो आपको राजपूत खोखर के नाम से जाना जाता है। तो इसी खोखर से आपको युद्ध करता है और इसको 10 साल लगभग लग जाता है, 10-12 साल। उसके बाद ये 1191 ईस्वी में आता है गौरी। कहाँ आता है? तराइन के युद्ध में, भटिंडा के पास में। वहाँ पे इसका सामना होता है पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान युद्ध में विजित हो जाते हैं। गौरी किसी तरह से फिर जान बचा के भागता है 1192 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले गौरी जो है अपने आप को राजनीतिक रूप से एवं सैनिक रूप से मजबूत करता है एवं पृथ्वीराज चौहान की कमियों को पता लगाता है। पृथ्वीराज चौहान उस समय राजपूत का सबसे बड़ा नेता रहता है एवं भारत का उस समय सम्राट कहा जाता है। उत्तरी भारत आपको पृथ्वीराज चौहान के अधीन रहता है, लेकिन इसका जो है अन्य राजपूतों से झगड़ा भी रहता है। मतलब राजनीतिक एकता स्थापित पृथ्वीराज चौहान नहीं कर पाता है। इसका अभाव रहता है पृथ्वीराज चौहान में। खास करके चंदेल राजपूत एवं गढ़वाल राजपूत आपको पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट रहते हैं। इसी का फ़ायदा उठाता है आपको गौरी। गौरी क्या करता है? गढ़वाल राजपूत जयचंद जो रहता है उससे संपर्क करता है और उसमें जयचंद मदद भी करता है आपको गौरी को, और जयचंद और की सेना और गौरी की सेना साथ मिल जाती है और इसकी संयुक्त सेना का सामना होता है 1192 ईस्वी में आपको पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसी क्रम में आपको गौरी का सेना में एक सूबेदार रहता है बख्तियार खिलजी। वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करते हुए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में उसको भी तबाह करता है। पूरा बंगाल को जीतता है वह। असम की घाटी में प्रवेश करता है बख्तियार खिलजी, लेकिन वहाँ पे बख्तियार खिलजी बुरी तरीक़ा से पीटा जाता है। असम की घाटी में, असम में एक राजा पृथु रहते हैं, उससे बुरी तरीक़ा से मार खाता है और किसी तरह से जान बचा के जब अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में जाता है तो अलीमर्दन ने आपको उसका काम तमाम कर देता है बख्तियार खिलजी का। इस तरह बख्तियार खिलजी का अंत होता है। लेकिन इससे पहले बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है आपको तुर्क साम्राज्य के अधीन कर देता है। तो अब जो है ना मुस्लिम सत्ता वास्तविक रूप से स्थापित हो चुकी होती है भारत में, और पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हार जाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 मुख्य गुलाम रहता है आपको गौरी का। एक रहता है यलदोज, ये रहता है आपको गजनी में। एक रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये रहता है आपको दिल्ली में। और एक रहता है कुबाचा, ये रहता है आपको मुल्तान में। क्लियर? अब गौरी क्या करता है, ये जो खोखर जो डिस्टर्ब करता है ना, तो खोखर के
विरुद्ध अभियान चलाता है 1205 ईस्वी में, और इसमें इल्तुतमिश अपना योग्यता प्रदर्शित करता है। तो इल्तुतमिश को प्राइज मिलता है, पुरस्कार मिलता है, और दास मुक्ति पत्र मतलब दासता से अधीन हो जाता है इल्तुतमिश। समझिए, इल्तुतमिश पहले ही अधीन हो गया ऐबक से। लेकिन 1206 ईस्वी में दमियक नामक जगह पे यही गौरी जो है मारा चल जाता है और गौरी की मृत्यु होती है। अब सब चाहता है राजा बनने के लिए। तो इसी क्रम में जो दिल्ली का प्रबंधक रहता है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, फट से आपको लाहौर में आ जाता है, और लाहौर में आपको यलदौज भी आता है। इसमें आपको ऐबक जीत जाता है और भारत में सत्ता स्थापित करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो रहता है ना, ये मलिक या सिपह सालार के रूप में ही गद्दी पर बैठता है। मलिक मतलब होता है बहुत बड़ा जमींदार। इससे पहले थोड़ा और समझ लेते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो रहते हैं ना, वो ईरान के रहते हैं मूल रूप से, और ये गौरी के साथ रहते हैं, और ये आपको अजमेर में अपना प्रवचन और विवचन देते हैं, समझे ना। और इन्हीं के नाम पे जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी है अजमेर में। वैसे अजमेर में 2 पवित्र तीर्थ जगह है, पुष्कर और आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, जब गद्दी पे बैठता है तब इसको 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को एक चीज़ और मिलता है। वो चीज़ मिलता है आपको दास्ता से मुक्ति, और ये दास्ता से मुक्ति देता है गयासुद्दीन महमूद। याद कर लीजिएगा, गयासुद्दीन महमूद। और ये गयासुद्दीन महमूद आपको गौरी का भतीजा रहता है। इससे पहले जब 1206 ईस्वी में ये अपना सत्ता जमा लेता है ना, और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, तो अजमेर में आपको 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा वस्तुतः जो है पहले एक सरस्वती मंदिर था, और वहीं पे आपको संस्कृत विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा बाद में उसको मस्जिद बनाया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा, वहाँ का स्तंभ पे लेख भी उत्कीर्ण है 2.5 दिन का झोपड़ा पे। और ये संस्कृत विद्यालय जो वहाँ बना था, उसको बनाया था विग्रहराज ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे 2.5 दिन का प्रतिवर्ष जो है उर्स लगता है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो मस्जिद है और आपको अजमेर शरीफ, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट चीज़ है। और अजमेर जो शरीफ है इसको बनाया था बढ़िया ढंग से इल्तुतमिश ने। चौगान खेलते समय आपको इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम रहता है आपको मोहम्मद गौरी का। लेकिन सबसे पहला गुलाम जो रहता है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, ये रहता है फ़खरुद्दीन का। याद कर लीजिएगा, निसापुर एक जगह रहता है, यहीं पे जब ये बच्चा रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तब इसको खरीदता है फ़खरुद्दीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़खरुद्दीन मतलब ऐबक किसका गुलाम था, प्रारंभिक गुलाम? तो फ़खरुद्दीन का। और फ़खरुद्दीन का बेटा लोग ही गजनी में जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देता है गौरी के हाथ से। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठता है आराम सा, अयूब शासक रहता है। अयूब उसको मार करके बैठता है गद्दी पे आपको इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश के संबंध में इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। तराइन का तीसरा युद्ध जो होता है ना, वो इल्तुतमिश और यलदौज के बीच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच? यलदौज एवं इल्तुतमिश के बीच युद्ध होता है। इल्तुतमिश जो होता है ना, ये आपको राजपूत राजाओं को भी भारी मात्रा में अच्छा तरीक़ा से हराता है, दमन करता है। रणथंभौर को भी विजय करता है ये, जहाँ पे आपको पृथ्वीराज चौहान का बेटा राज करते हैं। और नागौर राजपूत को जब हराता है, तो नागौर राजपूत को हराने की याद में जो है ये एक अताकरीन दरवाज़ा वहाँ पे बनाता है। अतारकीन दरवाज़ा। क्लियर? अतारकीन दरवाज़ा वहाँ पे बनाता है। नोट कर लीजिएगा, अतारकीन दरवाज़ा कहाँ पे बनाया? नागौर में। कौन बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। तृतीय तराइन युद्ध इल्तुतमिश के समय हुआ था। इल्तुतमिश जो है ना, मकबरा निर्माण का पिता कहा जाता है भारत में, और अपना बेटा का मकबरा बनाया था। नासिरुद्दीन महमूद इसका बेटा था। नासिरुद्दीन महमूद एक गुलाम वंश में राजा भी था, वो नहीं है, जबकि वो अलग है। जबकि नासिरुद्दीन महमूद एक तो इसका बेटा भी था।
इल्तुतमिश का, और इसी का मकबरा बनाया था। उस मकबरा का नाम आपको सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। ये इल्तुतमिश आपको एकता सिस्टम भी चालू किया था। इल्तुतमिश जो है आपको तुर्कान चहलगामी मतलब 40 गुलामों का सदस्य भी बनाया था, और इसी 40 गुलाम के सदस्य के भरोसे वो आपको 26 साल मतलब गुलाम वंश में सबसे ज़्यादा समय तक राज भी कर पाया था। इल्तुतमिश के समय जो लेखक था उसका नाम था मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज आपको इल्तुतमिश के समय लेखक था, और इसी ने लिखा है तबाकत ए नासिरी। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आता है, तबाकत ए नासिरी कौन लिखा है? मिन्हाजुद्दीन सिराज। और किसके समय था ये? मिन्हाजुद्दीन सिराज इल्तुतमिश के समय था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किस में पूछा जाएगा तो वो हसन निजामी, ये निसापुर का था। हसन निजामी किसके समय था? हसन निजामी आपको ऐबक के समय था, जबकि मिन्हाजुद्दीन सिराज आपको कुतुबुद्दीन ये इल्तुतमिश के समय था आपको मिन्हाजुद्दीन सिराज, और हसन निजामी आपको ऐबक के समय। क्लियर? ये मिन्हाजुद्दीन सिराज जो था ना, तो बलबन से पहले जो नासिरुद्दीन महमूद जो बना था, नासिरुद्दीन महमूद के समय में ये मिन्हाजुद्दीन सिराज को शहर काजी भी बनाया गया था। नोट कर लीजिएगा। थोड़ा रजिया और इल्तुतमिश के बाद आपको फिरोज शाह गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह के बाद आपको रजिया बैठी थी। रजिया क्या करती थी? जब गद्दी पर बैठी थी तो इससे 40 जो समूह था तुर्कों का, अमीरों का, अमीर का मतलब होता है प्रभुत्व वर्ग। मुस्लिम समाज में अमीर का मतलब होता है प्रभुत्व वर्ग। इसका जो संपन्नशाली रहते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उसी को अमीर कहा जाता है। तो रजिया के खिलाफ था अमीर लोग, क्योंकि रजिया जो था पर्दा प्रथा करके नहीं बैठती थी जो दरबार में, और पहला मुस्लिम शासक जो दिल्ली की गद्दी पर भी बैठी थी। रजिया को प्यार हो गया था अस्तबल का प्रमुख से, उसका नाम था याकूत। इसी कारण इसको गद्दी भी अपना गंवाना पड़ा। और एक तुर्क था अल्तुनिया। अल्तुनिया क्या किया था? आपको याकूत को मार दिया था, रजिया को बंदी बना लिया था। फिर रजिया जो है आपको इस अल्तुनिया से शादी कर लेती है, और जब अपना गद्दी चाहने के लिए आती है दिल्ली पे, तो दिल्ली का कैथल में मारी जाती है। सॉरी, दिल्ली मतलब रास्ता एक कैथल है, दिल्ली आने का क्रम में कैथल जगह पड़ता है, वहीं पर रजिया और अल्तुनिया दोनों मारा जाता है। रजिया के बाद आपको बैठता है बहराम शाह। बहराम शाह के बाद आपको बैठता है आपको मसूद शाह के बाद आपको नासिरुद्दीन। बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन, और उसके बाद आपको बलबन। नासिरुद्दीन एक ऐसा सुल्तान रहता है जो कि आपको टोपी सी के जीवन यापन करता है। नासिरुद्दीन महमूद ही गुलाम वंश का ऐसा शासक, और नासिरुद्दीन महमूद जो है बलबन का दामाद रहता है, और नासिरुद्दीन महमूद छत्र प्रदान करता है बलबन को, और बलबन वहीं से जो है समझिए वास्तविक शासक बलबन बन जाता है। इस बलबन को जो है अमीर ए आखुर मतलब अस्तबल का जो प्रधान होता है ना, ये पद प्रदान करती है रजिया भी। और आपको ये बलबन जो है गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक समझिए बलबन ही रहता है। और ये बलबन जो है आपको नासिरुद्दीन के समय जो है 40 तुर्क सरदार जो रहता है उसका ये प्रमुख भी रहता है बलबन जब गद्दी पर बैठता है तो आपको ये तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर देता है, अपने आंतरिक विद्रोही के खिलाफ रक्त एवं लोह नीति का अपनाता है, दीवान ए अर्ज नामक सैन्य संगठन बनाता है, सैन्य विभाग बनाता है मंगोल आक्रमण के विरुद्ध, क्योंकि इसके समय मंगोल आक्रमण भी बहुत ज़्यादा होता है। पारसी पर नवरोज जिसमें तुलादान होता है, एक तराजू पर आपको राजा बैठता है, एक तराजू पे सोना चांदी उसको तौला जाता है। सिजदा एवं पाबोस, सिजदा मतलब झुक के और पाबोस मतलब पाँव चूमना, ये सब नीति आपको बलबन अपनाता है। राजत्व का सिद्धांत को मांगता है, मतलब देवी सिद्धांत, मतलब राजा के बाद वही है, वो अपने आप को ईश्वर का परछाई जिल्ले इलाही अपने आप को मानता था। तो ये रहा इससे संबंधित। अब हम इसका जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने जा रहे हैं, ध्यान से ऑब्जेक्टिव टेस्ट को लगाया जाए। देखिए गुलाम वंश का कार्यकाल एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको 1206 से 1290। मकबरा निर्माण का पिता मैंने कहा था इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश के सिक्के पर किस भाषा का उपयोग होता था? ये अरबी भाषा का उपयोग होता था इल्तुतमिश के सिक्के पर। और मोहम्मद गौरी जो था ना, उसके सिक्के पर एक तरफ लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का भी आपको चित्र होता था, देवी लक्ष्मी का ही। पृथ्वीराज चौहान का आपको कौन था कवि? चंद्रवरदाई, याद रहना चाहिए, चंद्रवरदाई, जिसने लिखा था पृथ्वीराज रासो। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किस किला के ज़मीन पे बनाया गया? देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद राय पिथौरागढ़ जो दिल्ली में है, पृथ्वीराज चौहान का था किला, वहीं पे बनाया गया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग मैंने कहा कौन बनाया? बलबन से संबंधित है दीवान ए अर्ज। टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला सुल्तान, टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, मैंने बताया था। तुर्कान चहलगामी की सुल्तान की उपस्थिति 40, जिसके भरोसे शासन किया था और सबसे ज़्यादा 26 साल तक लगभग शासन किया था, 1210 से 1236 में। इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश आपको बदायूं का था और इसलिए उस अपनी राजधानी दिल्ली को ही बनाया। बदायूं जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। बदायूं का गवर्नर था। भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक निर्माता गौरी, मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान को हरा करके जिले इलाही मतलब ईश्वर की छाया अपने आप को कौन उपाधि दिया था? राजत्व का सिद्धांत बलबन। मेवातियों का नरसंहार, मेवाती मतलब आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रक्त मंगलों नीति, मतलब मेवाती जो आपको हरियाणा भरतपुर के आसपास सब हैं, उसका नरसंहार किया था व्यापक पैमाने पर रक्त लोह नीति का सिद्धांत अपना करके बलबन ने। दोआब पे सबसे पहले विजय प्राप्त वाले सुल्तान कौन था? दोआब जो था ना, ये आपको चंदेल राजपूत लोग के अधीन था। यहीं पे जो है आपको इल्तुतमिश ने इन लोगों का भारी दमन किया था। दोआब पे सबसे पहले विजय प्राप्त करने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा पहले ये सरस्वती मंदिर था, वहाँ पे संस्कृत विद्यालय था, बनाया कौन था? विग्रहराज। बाद में ये क्या बना? मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ प्रत्येक वर्ष 2.5 दिन का उर्स लगता है। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पे कौन बैठा? उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह। हमको सीरीज याद होना चाहिए। आराम शाह के बाद आपको इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आपको फिरोज शाह के बाद रजिया के बाद बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद एंड क्यूमर्स। इस तरह से हमको याद होना चाहिए क्रम। रजिया सुल्तान बनने का क्रम 5वां क्रम, मैंने अभी बताया आपको 5वां क्रम। ममलूक वंश का वास्तविक संस्थापक, ममलूक मतलब गुलाम वंश, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही गुलाम थे, बाकी 8 गुलाम नहीं थे। टोटल 11 राजा हुए थे इसमें, इसलिए इसको ममलूक वंश का वास्तविक संस्थापक। ममलूक वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का पहला ऐबक, लेकिन वास्तविक था आपको इल्तुतमिश। क्लियर? गुलामों का गुलाम, ये है आपको ऐबक, ये है इल्तुतमिश और ये है गौरी। तो गुलामों का गुलाम कौन बना? आपको इल्तुतमिश बना था। गुलामों का गुलाम उसी को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ गया था? दिल्ली से लाहौर, और वहीं पे यल्दुज से लड़ा था। यल्दुज तो गजनी का था। यल्दुज भी एक गुलाम था गौरी का, तो इसलिए उसकी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर, और लाहौर में ही उसको दफनाया भी गया। कौन सुल्तान भारत के मुसलमानों को निम्न नस्ल का मानता था? देखिए, ये जो था ना बलबन जो है अपने आप को बहुत ही उच्च नस्ल का मानता था। ये जो है ना ईरान का एक राजा था अफरसियाब, शाह अफरसियाब, अपने को उसी का वंश का मानता था। और ये बलबन भी गुलाम था। ये गुलाम था आपको इसका इल्तुतमिश का, और बलबन प्रारंभिक गुलाम जो था जलालुद्दीन का था। जलालुद्दीन नाम का एक आदमी का था, और इसी जलालुद्दीन का गुलाम आपको स्टार्टिंग में आपको ये भी रहता है, इल्तुतमिश भी रहता है। समझे ना? तो बलबन क्या था, और ये अपने आप को अफरसियाब का वंशज मानता है, मतलब राजा का, ईरान का राजा का वंशज। और ये तुर्क लोग को ज़्यादा इज्जत देता है और भारतीय मुसलमान को निम्न नस्ल का मानता था। इसका ये भी बोलता था कि हम जब भी निम्न नस्ल के आदमी को देखते हैं तो मेरे हाथ में मेरा तलवार चला जाता है। तो ख्याल गायकी के अमीर खुसरो किस गुलाम वंश के समकालीन थे? देखिए, अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाला नहीं, पटियाला का क्या ऑप्शन देगा? गलत हो जाएगा आपका। पटियाली, एटा के पटियाली जो बदायूं में है, वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ जन्म हुआ था। और अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो मोहम्मद हसन नाम था उनका, मोहम्मद
हसन नाम था। आपको अमीर खुसरो जो है हिंदी शैली या खड़ी बोली जो है उसके जनक माने जाते हैं। अमीर खुसरो आपको तबला और सितार का आविष्कारक माना जाते हैं। बीना में भी थोड़ा सा संशोधन किए थे। अमीर खुसरो आपको 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखे हैं, बलबन से लेकर के आपको मोहम्मद बिन तुगलक तक का। अमीर खुसरो आपको निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, चेला भी था। अमीर खुसरो जो आपको ख्याल गायकी, उसके बाद सनम राग, ये सब के भी आपको निर्माता थे। तो ये किसके समकालीन हो गए? बलबन के। सल्तनत काल के सिक्के टकास, हसगनी, जीतल किस धातु के बने हुए थे? देखिए सल्तनत काल का जो सिक्का जो था आपको किस धातु का था? ये आपको चांदी और तांबा का था। जीतल मतलब होता तांबा, टकास हसगनी मतलब चांदी। बगदाद के खलीफा से मंसूर मान्यता प्राप्त करने वाला सुल्तान कौन था? जो था ये आपको इल्तुतमिश था, जो बगदाद का खलीफा से आपको पाया था उपाधि और स्वतंत्र राज करने। जब तक बगदाद का खलीफा का स्वीकृति नहीं मिलेगा तब तक मुस्लिम राज्य उस समय स्वतंत्र राज्य नहीं कहलाता था। जबकि आपको कुतुबुद्दीन ऐबक जो है खलीफा से मंसूर प्राप्त नहीं किया था, मतलब मानाभिषेक पत्र जो है प्राप्त नहीं किया था। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को दास प्रथा से मुक्ति 1208 ईस्वी में दिया था गौरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद, याद रहना चाहिए। आपको बंगाल लखनौती में तुगरिल खां का दमन किसने किया था? बंगाल में दमन, आंतरिक विद्रोह का दमन रक्त एवं लोह नीति के आधार पर, याद रहना चाहिए, बलबन ने किया था। क्लियर? अब कुछ और इधर देख लेते हैं। रक्त एवं लोह नीति, बलबन। भारत में का सबसे पहला मकबरा कहाँ है? ये आप क्या है, क्या नाम है उसका? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा कौन बनाया था? ये बनाया था आपको इल्तुतमिश, अपना बेटा उसका नाम था एगो, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, उसी के नाम पे उसी के लिए बनाया था आपको पहला मकबरा। इक्ता प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की? इल्तुतमिश ने की थी, 40 गुलाम का भी। तुलादान की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की? तुलादान मतलब होता है नवरोज। नवरोज प्रथा फारसी त्यौहार था। एक तराजू पे अपने बैठेगा, एक तराजू पे सोना चांदी उसको तोला जाएगा, ये तुलादान हो गया। बलबन ने शुरू किया था। सिक्कों पे टकसाल का नाम था, न्याय चाहने वाले को लाल कपड़ा पहनने के लिए कौन कहता था? सिक्कों पे टकसाल का जो नाम था ये इल्तुतमिश के समय हुआ था शुरू। और आपको न्याय चाहने वाले को जो था लाल कपड़ा पहनने के लिए भी आपको इल्तुतमिश ने बोला था, ताकि वो पहचान ले कि किसको न्याय चाहिए। और इल्तुतमिश के बारे में बोला जाता है कि शेर का 2 मूर्ति था, उसका मूर्ति पे घंटी था, और जिसको न्याय चाहना था वो घंटी बजाएगा। रजिया सुल्तान भी जो है ना, आप जनता के सामने जो है लाल कपड़ा पहन के जाती थी। जब आपको फिरोज शाह गद्दी पे बैठ चुका था तब लोगों के सपोर्ट के कारण से है रजिया सुल्तान गद्दी पे आई थी, लेकिन अपने आचरण के चलते फिर से उसको गद्दी से हटना पड़ा था। याकूत से उसको प्यार हो गया था, जो अमीर आखुर मतलब अस्तबल का प्रधान उस समय कहलाता था। और ये अमीर आखुर का पद आपको जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक को भी दिया गया था। कौन दिया था? गौरी ने दिया था। क्लियर? उसके बाद गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान क्यूमर्स था। चहलगामी प्रथा को किस सुल्तान ने ख़त्म किया? चहलगामी प्रथा को आपको बलबन ने ख़त्म किया। बलबन जानता था कि 40 आदमी के पास बहुत बड़ा ताकत होता है, क्योंकि बलबन जो है इस पद पर खुद रह चुका था। किसके टाइम में? नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में, अपना दामाद के समय में। अपना बेटी का शादी किया था नासिरुद्दीन महमूद के साथ, और समझिए तो राजा उसी टाइम से बन गया था 1246 से, लेकिन वास्तविक राजा 1266 के बाद बना था। उसको उल्गू खां किस सुल्तान का नाम था? उल्गू खां को उपाधि दिया था, मतलब बलबन को उपाधि दिया था उल्गू खां का नासिरुद्दीन महमूद। वैसे बलबन का पहले नाम जो था बहाउद्दीन नाम से भी बलबन को जाना जाता है। बहाउद्दीन, बलबन या उल्गू खां उपाधि दिया था नासिरुद्दीन महमूद, बलबन का दामाद। क्लियर? सल्तनत काल में बरीद ए मुमलिक मतलब गुप्तचर, और अमीर ए आखुर मतलब हो गया आपको अस्तबल का प्रधान। बलबल द्वारा सजदा पर पाबोस प्रथा क्या थी? सजदा मतलब झुक के सलाम करना, पाबोस मतलब पैर चूमना, बलबन। और मोहम्मद गौरी को सोलंकी वंश के किस राजा ने हराया था? भीम द्वितीय ने। कुरान खां मतलब कुरान का पाठ करने वाला किसे कहा जाता है? ऐबक को। और ऐबक जो है मलिक या सिपहसलार
अपने आप को कहलाता था, मतलब सुल्तान नहीं। मलिक का मतलब होता है जमींदार, मलिक सुपरसलार का। क्लियर? क्योंकि वो गुलाम था और जबकि उसको गुलामी से मुक्ति 1260 ईस्वी में किससे मिली थी? गयासुद्दीन महमूद से। और उसको इतना मौका भी नहीं मिला था वो कि बगदाद के खलीफा से जो है मंसूर या मानाभिषेक पत्र प्राप्त कर सके। क्लियर? चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई? चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में आपको चौगान या पोलो ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार का जो नींव रखा था वो कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और किसकी याद में बना जा रहा था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक संत था, उसी की याद में। जब चीज़ को टोटल पूरा कौन किया? ये पूरा किया आपको जा कर के इल्तुतमिश ने। पूछा जाएगा ये कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली का महरौली में कुतुब मीनार है। क्लियर? चंदावर का युद्ध जयचंद और गौरी के बीच कब लड़ा गया? 1194 ईस्वी में। ये जयचंद गद्दार था जो कि आपको गौरी से जा मिला था और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था ये लोग। तराइन कहाँ पे है? तराइन आपको पंजाब का भटिंडा नामक जगह पे आपको तराइन है। गौरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? मैंने कहा खोखर बहुत तंग करता था, खोखरों के विरुद्ध था। और यही खोखर द्वारा आपको मारा भी गया था दमयक में गौरी का अंतिम अभियान। क्लियर हो गया। भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना किसने की? देखिए तुर्क सत्ता की स्थापना भारत में जो है ना गौरी ये किया, ऐबक किया। कौन किया? ऐबक। याद कर लीजिएगा। भारत में वास्तविक मुस्लिम सत्ता का स्थापना गौरी, तुर्क सत्ता का स्थापना ऐबक, वास्तविक तुर्क सत्ता का स्थापना आपको इल्तुतमिश, ममलूक वंश का स्थापना, गुलाम वंश का स्थापना ऐबक, वास्तविक गुलाम वंश का स्थापना इल्तुतमिश। सभी तरह से सब आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सल्तनत काल में सर ए जहार कौन सा पद था? भारत सल्तनत काल में सर ए जहार पद जो था ये शाही अंगरक्षक का पद था और यही पद आपको दिया गया था किसको? इल्तुतमिश को। कौन दिया था? इल्तुतमिश को ऐबक दिया था। ऐबक किससे खरीदा था? जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति से खरीदा था। किसको? इल्तुतमिश को। ऐबक इल्तुतमिश को जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति से खरीदा था। मतलब शुरू में किसका गुलाम था? ऐबक जलालुद्दीन का। ऐबक के टाइम में लेखक कौन था? हसन निजामी। और इल्तुतमिश के टाइम में लेखक कौन था? मिनहाजुज सिराज। मिनहाजुज सिराज की किताब का नाम क्या है? तबाकत ए नासिरी। क्लियर? लाख बख्श किस सुल्तान को कहा जाता है? लाख बख्श जो है आपको, लाख बख्श, कुरान खां, मलिक का सिपहसालार, ये सब आपको ऐबक को कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे मस्जिद नाम दिया गया, पहले क्या था? सरस्वती मंदिर या संस्कृत विद्यालय, जिसे कौन बनाया था? विग्रह राज, पृथ्वीराज का पिता विग्रह राज। बाद में ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बना। 2.5 दिन इसलिए कहा जाता है कि वहाँ प्रतिवर्ष 2.5 दिन का उर्स लगता है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है और अजमेर शरीफ का दरगाह, दोनों डिफरेंट चीज़ है। अजमेर शरीफ के दरगाह को डेवलप कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और किससे संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित था आपको अजमेर का दरगाह। अजमेर में 2 चीज़ है, पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, दोनों चीज़ के लिए फेमस है। पुष्कर जो है ब्रह्म मंदिर है। कौन से विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम खुदवाया? सिक्कों पर रजिया का नाम इल्तुतमिश ने जो है ग्वालियर विजय जब किया था तब आपको रजिया का नाम खुदवाया। ये रहा इससे संबंधित सभी रिलेटेड जी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, सभी सॉल्व हो जाएगा और बीपीएससी में बहुत काम देगा। जय हिंद, जय भारत।